माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में जंतुओं में परिसंचरण चैप्टर 3 है, जिसका हम पुनः अभ्यास करेंगे। जंतुओं में परिसंचरण एवं उत्सर्जन तंत्र चैप्टर पूरा है, लेकिन आज पढ़ेंगे हम जंतुओं में परिसंचरण। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि परिसंचरण तंत्र क्या है। परिसंचरण तंत्र सभी जीवों को अपने शरीर के भीतर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित हो जाते हैं। एक कोशिकीय जंतुओं में भोजन विसरण द्वारा गति करता है तथा जल या कोशिका द्रव्य के साथ बहता है। बहुकोशिकीय जंतुओं में भी सभी कोशिकाओं में आवश्यक पदार्थ की पूर्ति के लिए परिसंचरण परिवहन तंत्र होता है। प्रायः एक पंप की भांति एक अंग पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। इस अंग को हृदय कहते हैं। यानी रक्त का संचार करने के लिए जिम्मेदार कौन है? अंग हृदय। यह उपापचय या मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक पदार्थों को ले जाता है। रक्त या शरीर के हानिकारक पदार्थ जो हटा दिए जाते हैं उन्हें भी ले जाने का कार्य करता है। इस प्रकार रक्त भीतरी अंगों व पर्यावरण के बीच एक आदान प्रदान करने वाले कारक की भांति कार्य करता है। अंगों का वह समूह जो, फिर से ध्यान देना है परिसंचरण तंत्र में, अंगों का वह समूह जो रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुंचाने में मदद करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब मानव में परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र एक परिवहन तंत्र है जो हमारे शरीर में रक्त के साथ पदार्थों को ले जाता है। वयस्क मनुष्य में संचारित होने वाला रक्त लगभग 5.5 लीटर होता है। इस प्रकार यह शरीर में बनने वाली प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचता है। मानव परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित कारक होते हैं। नंबर 1, रक्त। द्रवीय ऊतक जो शरीर में पदार्थों को ले जाते हुए तंत्र में बहता है, रक्त कहलाता है। यानी द्रवीय ऊतक जो शरीर में पदार्थों को ले जाते हुए तंत्र में बहता है, रक्त कहलाता है। रक्त एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो कि रक्त वाहिनियों, धमनियों, शिराओं तथा कोशिकाओं में बहता है। नंबर 2, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां, रक्त हो गया, रक्त वाहिनियां नलिकाओं का एक जाल। रक्त वाहिनियां नलिकाओं का एक जाल जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है, रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। नंबर 3, हृदय। हृदय रक्त को रक्त वाहिकाओं के द्वारा चलायमान रखने का कार्य करता है। रक्त का संघटन। नंबर 1, प्लाज्मा। तो रक्त का संगठन रक्त वाहिकाओं में बहने वाला एक लाल रंग का द्रव है या निम्नलिखित कारकों से मिलकर बना होता है। तो नंबर 1, प्लाज्मा। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। यह रक्त के कुल आयतन का
50 से 60% होता है। प्लाज्मा के लगभग या प्लाज्मा जल के लगभग 90% से तथा शेष 10% प्रोटीन, लवण, हार्मोन्स तथा जल युक्त पदार्थों से बना होता है। अब आता है लाल रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा हो गया, अब लाल रक्त कणिकाएं, इनको हम आरबीसी या रेड ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं इरिथ्रोसाइट्स कहलाती हैं तथा छोटी, चपटी, गोल व बीच में दबी हुई होती हैं। ये रक्त में बहुतायत में पाई जाती हैं। ये मुख्यतया एक आयरन युक्त प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। इनमें एंजाइम व रसायन भी पाए जाते हैं जो इनके कार्य को और अधिक प्रभाव युक्त बना देते हैं। अब आता है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तो श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में एक मुख्य कार्य करती हैं। ये जीवाणुओं को नष्ट करती हैं तथा शरीर के प्रतिरक्षण का कार्य करती हैं। WBC का काम है जीवाणुओं को नष्ट करना, तो प्रतिरक्षण का कार्य भी करती हैं, इसलिए इनको अवर्णीय कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इनमें यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये अनिश्चित आकार की रंगहीन कोशिकाएं होती हैं। कुछ श्वेत रक्त कणिकाएं हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एक विशेष प्रोटीन बनाती हैं, जिसे हम प्रतिरक्षी कहते हैं। अगला है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये कोशिकाओं के रंगहीन अनियमित आकार वाले टुकड़े होते हैं। ये कटे हुए स्थान से रक्त स्राव होने पर थक्का बना देते हैं। अब आता है रक्त का थक्का बनना। शरीर के किसी भाग पर चोट लगने के बाद वहां रक्त का थक्का बन जाता है। यदि यह थक्का न जमे तो चोट के कारण अत्यधिक रक्त बह जाने से मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये थक्का बना देती है और प्लेटलेट्स कटे हुए भाग के चारों ओर इकट्ठा होने भी शुरू हो जाते हैं। जहां पर चोट लग जाती है या कट जाता है वहां पर प्लेटलेट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तब ये एक एंजाइम बनाती है जो रक्त में अन्य पदार्थों से क्रिया करके धागे जैसे तंतु या फिलामेंट बना देते हैं, जिसे हम फाइब्रिन कहते हैं। फाइब्रिन रक्त कोशिकाओं तथा प्लाज्मा का जाल बनाता है, जिससे ये यहाँ से नहीं हिल पाते। प्लाज्मा स्थिर होकर कठोर हो जाती हैं, जिनमें थक्का बन जाता है। थक्का जमने से रक्त की हानि रुक जाती है तथा कोई रोग भी नहीं हो पाता है। तो बच्चों, आपने इस क्लास में जंतुओं में परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, मानव परिसंचरण तंत्र, कारक, रक्त व रक्तवाहिनियां, प्लेटलेट्स और रक्त का थक्का बनना अध्ययन कर लिया। तो इस क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।